ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना वैल्यू क्रिएशन से। हाँ जी, वैल्यू क्रिएशन से क्या समझते हो आप? टू क्रिएट वैल्यू, हाउ टू इनहेंस वैल्यू। हाँ जी, हाउ टू इनहेंस वैल्यू क्रिएशन। एक होता है हम गुड्स दे रहे हैं, वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे? और आफ्टर सेल सर्विस देके, ठीक। चलो मेरी आइसक्रीम सपोज 20 रुपीज की है, मैं उसको 150 की बनाना चाहती हूँ, कैसे बनाऊं? बेटर क्वालिटी। और कैसे? कैसे? ज्यादा उसको क्रीमी बना के और टॉपिंग्स डाल के, अच्छा ग्लास यूज करके, कस्टमर को दिखा के एडवर्टीजमेंट करना कि ये प्योर है, ठीक है। तो ये चीज है वैल्यू क्रिएट। चलो शांत शांत शांत। हाँ जी, तो कैसे, ये क्या हो गया मेरा वैल्यू क्रिएट करना। तो ये हमने पढ़ना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे पहले चार्ट देखो। वैल्यू क्रिएशन में आपके पास चार्ट गिवन है ना, वो देखो। हाँ जी, ओपन कर लिया बुक्स में। ये देखो, अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ है फर्म्स कॉस्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन, ठीक है। यहाँ पे मेरी आइसक्रीम है, सपोज 10 रुपीज की मेरी आइसक्रीम है, ठीक है। अब मैंने 150 की बना दी वो। ठीक है, तो अब मैंने जो चीज अपने भी बोली, इन चीजों की ये क्या है, मेरी कॉस्ट कितनी आई उसमें। जो चीजें हमने अभी करी वो कॉस्ट कितनी आई, 140 कॉस्ट आ गई। फिर मेरा प्रॉफिट कहाँ पे गया? हाँ जी, तो इन चीजों में मेरी मिनिमम कॉस्ट लगा लो 20 रुपीज आई, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो गया मेरा? 120 मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। चलो आज रीड करते हैं। आ जाओ। हाँ जी, स्टार्ट से। What is value creation? The concept of value creation was introduced primarily for providing products and services to the customers with more worth. Value is measured by a product's features, quality, availability, durability, performance, and by its service. हाँ जी, ये चीज आपने याद रखनी है। वैल्यू हम कैसे मेजर करेंगे? या तो हम एक्स्ट्रा फीचर देंगे, या फिर क्वालिटी बहुत अच्छी दे देंगे, या फिर हम बोलेंगे 24 आवर्स हमारे पास अवेलेबिलिटी, आप कभी भी आओ आइसक्रीम लेने। या फिर परफॉर्मेंस किसी चीज की, या फिर उसकी आफ्टर सेल सर्विस के साथ। इन चीजों से क्या वैल्यू होगी मेरी? बढ़ेगी। विच कस्टमर्स आर विलिंग टू पे, उसके लिए ही कस्टमर एक्स्ट्रा रुपीज हमें पे करेंगे। हाँ जी। Further, the concept took more space in the business and organizations started discussing about the value creation for stakeholders. Thus, we can say that the value creation is an activity or performance by the firm to create value that increases the worth of goods, services, business processes, or even the whole business system. हाँ जी, क्लियर हो गया। वैल्यू क्रिएशन हम क्यों करते हैं? ताकि हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सके और इंक्रीज कर सके अपनी गुड्स और सर्विसेज की वर्थ को। हाँ जी। Many businesses now focus on value creation, both in the context of creating better value for customers, purchasing its products and services, as well as for stakeholders in the business who want to see their investment in business appreciate in value. Ultimately, this concept gives business a competitive advantage. तो हमें ये देगा क्या है? वैल्यू क्रिएशन हमें क्या देगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिससे हम क्या कर सकेंगे? अर्न एवरेज, अबव एवरेज प्रॉफिट्स, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट तो हम कमा ही रहे हैं, अब अबव एवरेज प्रॉफिट्स अगर कमाने हैं तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। वही चीज जो 20 रुपए की थी, अब मैं कितने में सेल कर रही हूँ? 150 रुपीज में वो उसको सेल कर रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, 150 कराया, प्राइस कम कराया। हाँ जी, तो कस्टमर का 50 से 50 हो गया वो। पहले सुनो, पहले सुनो, बाद में देखते हैं। हाँ जी, अभी आओ।
जो ये हमारी वैल्यू क्रिएशन है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 3 चीजों पे हमारे पे डिपेंड करेगी। देखो, पहला तो वैल्यू कस्टमर प्लेस ऑन द कंपनीज प्रोडक्ट, फिर प्राइस जो कंपनी चार्ज करेगी, एंड थर्ड इज कॉस्ट। इसको हम उल्टा देखते हैं, ठीक है। ये है हमारी पहले कॉस्ट। कॉस्ट आई, कॉस्ट के ऊपर हमने क्या कमाया, कुछ प्रॉफिट। सपोज मैंने 150 की वैल्यू रख दी अपनी आइसक्रीम की, पर फिर भी कस्टमर को लग रहा है कि ये कम है वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 200 में होनी चाहिए, ठीक है। वो है कस्टमर, हाँ जी, कि इतनी अच्छी, उनको इतना टेस्ट अच्छा लगा कि उनको लगा कि इसकी 200 वैल्यू होनी चाहिए, ये 150 में हमें कम दे रहे हैं। तो वैल्यू क्रिएशन ऐसी एक्टिविटी है। क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखो इसको। ये मेरा फर्म्स मार्जिन है, ठीक है। ऊपर क्या आ गया मेरा, कस्टमर सरप्लस। कस्टमर इसके लिए 200 देने के लिए भी रेडी है, जिसको मैं 150 में सेल करी, और 150 में भी मैं क्या कमा रही हूँ, अपना प्रॉफिट कमा रही हूँ। क्लियर? हाँ जी, तो 3 चीजें क्या हो गई, देखो उल्टा चलना। फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग, सेकंड इज प्राइस दैट कंपनी चार्जेस, दैट इज एमआरपी होगी, एंड थर्ड हो गया वैल्यू कस्टमर्स प्लेस। जैसे कस्टमर को क्या लगता है ये कितने की होगी, 200 की होगी। मेडिसिन का एग्जांपल है। मेडिसिन का नहीं आएगा, मेडिसिन में वैल्यू क्रिएट कैसे होगी, वो मजबूरी हो गई ना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट रीड करो, हाँ जी रीड करो। द वैल्यू कस्टमर्स प्लेस, The value customers place on a product reflects the utility they get from a product. हाँ जी, यूटिलिटी क्या चीज हुई है, यूटिलिटी, व्हाट इज यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन, खुशी जो मिलती है प्रोडक्ट से, हाँ जी। The happiness or satisfaction gained from consuming or owning the product. Owning the product. Utility must be distinguished from price. Utility is something that customers get from a product. It is a function of the attributes of the product, such as its performance, design, quality, and point of sale and after sale service. तो ये चीजें क्या होंगी, मेरी यूटिलिटी को बताती है। आपने सिंपल बोलना है कि कस्टमर किस चीज से वैल्यू करेंगे, अपनी यूटिलिटी से। जितना कस्टमर खुश होंगे उस प्रोडक्ट से, उतनी ही वो क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट की प्राइस को चार्ज करेंगे, उतनी ही हमारे प्रोडक्ट को वो वैल्यू करेंगे, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल। ये हमारा वैल्यू क्रिएशन था यहाँ तक, ठीक है। अब हमारा 3 टॉपिक कवर हो गए। पहले फर्स्ट हमारा था कोर कॉम्पिटेंसी, फिर वैल्यू चेन, उसके बाद कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, पोर्टफोलियो एनालिसिस। हाँ जी, नहीं रुक जाओ एक बारी। हाँ जी, व्हाट इज पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट का जो बंडल होता है, बंडल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। और बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होएगा, डाइवर्सिफाई अपने काम ग्रुप ऑफ बिजनेसेस। मतलब सपोज रिलायंस है, रिलायंस का पोर्टफोलियो क्या, बिजनेस पोर्टफोलियो को क्या डिफाइन करेंगे, क्या क्या उनके बिजनेसेस हैं, हाउ मेनी ऑफ बिजनेसेस, और उतने उनके कितने प्रोडक्ट्स हैं, मींस कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस एंड देयर प्रोडक्ट्स। क्लियर? ठीक है। फिर अब पोर्टफोलियो एनालिसिस क्यों करना पड़ता है हमें, कौन सी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, और स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है। कौन सी स्ट्रैटेजी आएगी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। पोर्टफोलियो एनालिसिस कौन करेंगे, सीईओज करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी निकलेगी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी निकलेगी। कोई बात नहीं, अभी उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये एंड में समझ आ जाएगा आपको सारा। समझ आ गया पहले पोर्टफोलियो क्या है, बिजनेस पोर्टफोलियो समझ आ गया। अब देखो रीड करते हैं, अब ये करते क्यों है हम, ठीक है। बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस हम करते हैं, सपोज मेरे पास 100 बिजनेसेस हैं। अब मैंने इसको चेक करना चाहती हूँ कि कौन से बिजनेसेस मेरे बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं, कौन से अपने ऑटोमेट मोड पे चल रहे हैं, या फिर कौन से मुझे नुकसान दे रहे हैं, जो जिन पे मुझे क्या करना चाहिए अभी, जिन मैं सोचती हूँ अभी मैं इसको बंद कर दूं। या कौन से ऐसे फ्यूचर बिजनेसेस आ रहे हैं जो मुझे फ्यूचर में लगता है कि हाँ इनका प्रोस्पेक्टस अच्छा है, उसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो टू मेक द डिसीजंस, नई स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं। क्लियर? हाँ जी, आओ अब रीड करते हैं। In business terms, a portfolio is a group of businesses, brands, products, services offered by an organization. In order to analyze the current business portfolio, the company must conduct portfolio analysis. हाँ जी, in order to analyze the current business portfolio, अगर मुझे अभी करना है एनालिसिस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस करना पड़ेगा। हाँ जी, A tool by which management identifies and evaluates the various businesses that make up the company. In portfolio analysis, top management views its product lines and business units as a series of investments
from which it expects returns. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स हम बोलेंगे टॉप मैनेजमेंट क्या करती है, अपने प्रोडक्ट लाइंस को चेक करती है, किसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आ रही है, किसका कितना टर्नओवर है, कौन से बिजनेसेस मेरे प्रॉफिटेबल हैं, कौन से मेरे लॉस मेकिंग बिजनेसेस हैं। हाँ जी। A business portfolio is a collection of businesses and products that make up the company. The best business portfolio is the one that best fits the company's strengths and weaknesses to opportunities in the environment. तो जो मेरी कॉर्पोरेट पीपल है वो क्या चाहेंगे कि मेरा पोर्टफोलियो जो है वो बेस्ट हो, ऐसा जो मेरी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग हो और वीकनेसेस को मैं ओवरकम कर पाऊं। हाँ जी, चलो। Portfolio analysis can be defined as a set of techniques that help strategists in taking strategic decisions with regard to individual product or businesses in a firm's portfolio. ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो एनालिसिस होता कौन सी कंपनीज में है? जिनके ज्यादा बिजनेसेस होंगे और जिनके ज्यादा बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे। तो आपने लिखना है ये एनालिसिस कहाँ पे यूज होता है मेरा, मल्टी प्रोडक्ट एंड मल्टी बिजनेस फर्म्स में। हाँ जी, यहाँ से आ जाओ आप। The main advantage in adopting a portfolio approach in a multi-product, multi-business firm is that resources could be channelized at the corporate level. हाँ जी, क्या कह रहे हैं, रिसोर्सेज कुड बी चैनलाइज। रिसोर्सेज कौन से? पैसा चैनलाइज कहाँ करना है, कौन से बिजनेस को हमने ज्यादा रिसोर्सेज बांटने हैं। हाँ जी। For instance, a diversified company may decide to divert resources from its cash-rich business to more prospective ones that hold promise of a faster growth, so that the company achieves its corporate level objectives efficiently. हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं, एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, उन्होंने सपोज अभी कैश रिच बिजनेस कौन सा हुआ, कैश रिच बिजनेस कौन सा होता है? जो ज्यादा सेल्स जिसमें कैश फ्लो ज्यादा है, जिसमें अब हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, बस रिटर्न्स ही देखनी है, जिसमें हमें बहुत ज्यादा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, और प्रोस्पेक्टिव कौन सा हुआ, जो अभी नया बिजनेस है, जो अभी हमें देख रही है, शायद अपकमिंग बिजनेस है, जो अभी जिसपे हमें अभी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, कैश रिच बिजनेस से पैसा उठा के कहाँ डालेंगे, अपना प्रोस्पेक्टिव बिजनेस में पैसे डालेंगे। हाँ जी, चलो। In order to design the business portfolio, the management must analyze its current business portfolio and decide which business should receive more, less or no investment. ठीक है, जो हमने पहले बोला, तो यहाँ पे डिसीजन क्या निकलेगा, इन्वेस्टमेंट किसको ज्यादा देनी है, किसको नहीं देनी है, या फिर किसको कम देनी है। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे पास मॉडल्स ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस हैं, 3 मॉडल्स बनाएंगे हम, उसके आगे हम पढ़ेंगे टेक्निक्स। ठीक है, मॉडल्स में हम देखेंगे कि पोर्टफोलियो एनालिसिस करना किस तरीके से है, उसके बाद में हम देखेंगे प्रॉपर टेक्निक्स। हमारे पास बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, एनसॉफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, इन चीजों से हम क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्ट लाइंस को अच्छे से स्टडी करेंगे, किस में कितनी हमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रही है। हाँ जी, 3 मॉडल्स है हमारे पास। फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, ठीक है, सेकेंड इज एक्सपीरियंस कर्व एंड थर्ड इज पीएलसी। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट थोड़ा याद आ रहा होगा, फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा देखा था। हाँ, मेन यूनिट होती है, और एक वो क्या था जो इंडिपेंडेंट ऑटोमेटेड, हाँ वो होती है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एक आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, एक इसमें पढ़ रहे हो, इससे भी ज्यादा डिटेल में आप 7th चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, 3 जगह पे आएगा आपकी बुक में। हाँ जी, देखो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट रीड करो। Strategic business unit analyzing portfolio may begin with identifying key businesses, also termed as strategic business units. SBU is a unit of the company that has a separate mission and objectives and which can be run independently from another company business. हाँ जी, तो SBU क्या है, रिलायंस है, रिलायंस के सपोज 100 बिजनेसेस हैं, उसमें से 10 उन्होंने SBU बना दिए, उसका मतलब क्या हुआ, वो अपने आप चल रहा है, मतलब उनको जो मुकेश अंबानी जी हैं उनको उस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो उनके जो सीईओज हैं, उनके जो मैनेजर्स हैं, वो खुद ही उसको ऑटोमेटिकली रन कर रहे हैं, उनका अपना ही अलग बिजनेस है, अपना ही अलग मोटिव है, हमारे बिजनेसेस में उनका कोई रिलेशन नहीं है। बस ये है कि एंड में हम जब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाएंगे तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बीच में ले लेंगे, लेकिन डिसीजन मेकिंग में हमारा कोई भी उसमें कंट्रोल नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हाँ जी, अब देखो क्लियर हो गया। इट इज अ यूनिट दैट हैज अ सेपरेट मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड विच कैन बी रन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर कंपनी बिजनेस। एक ही कंपनी है, रिलायंस ही है कंपनी, और उसके
जो डिविजन्स हैं, ठीक है, अलग कंपनी नहीं है ये। नाम इसकी कंपनी कौन है, मेन रिलायंस ही रहेगी, पर इसके जो इसके ऑपरेशंस होंगे वो इंडिपेंडेंटली रन होंगे। हाँ जी। The SBU can be a company division, a product line within a division, or even a single product or brand. हाँ जी, या तो आप पूरी कंपनी की डिवीजन को अलग रख दो, या फिर कह सकते हो आप एक प्रोडक्ट को रख दिया। सपोज मैगी, मैगी एक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, इसको अलग बना दिया। या फिर कोई प्रोडक्ट लाइन, सपोज एफएमसीजी फूड में बना दिया कि प्रोडक्ट लाइन है वो लगी चलेगी। तो इस तरीके से एसपीओ आप क्रिएट कर सकते हो। हाँ जी। SBUs are common in organizations that are located in multiple countries with independent manufacturing and marketing setups. An SBU has the following characteristics. हाँ जी, देखो पहले तो कह रहा है कि एसबीओ आर कॉमन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर लोकेटेड इन मल्टीपल कंट्रीज। अब ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ग्लोबली लोकेटेड है, ठीक है, तो वहां पे क्या होएगा, हमने इंडिपेंडेंटली उनको क्या दे दी, पावर दे दी रन करने के लिए। तो वहां पे हम एसबीओ सिस्टम लगा सकते हैं कि वहां पे वो सक्सेसफुल रहेगा। क्लियर। अब देखो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, अभी खुद ही बना लो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इसके। Independent function. पहले तो इंडिपेंडेंट बोल दोगे, और क्या बोलोगे, खुद का अपना मैनेजर है, ठीक है, और स्मूथली रनिंग होगी ज्यादातर, इंडिपेंडेंट है तो। फीचर, फीचर वो तो फायदा हो गया। देखो जी, सबसे पहले क्या हुआ, इट हैज सिंगल बिजनेस और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस दैट कैन बी प्लान फॉर सेपरेटली। प्लानिंग क्या होगी इसकी, सेपरेट प्लानिंग। प्लानिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा हमारा, सेपरेट रहेगा। सेकेंडली कॉम्पिटिटर भी क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। और लास्ट इज मैनेजर, इनका अपना मैनेजर होएगा जो कि प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होएगा और प्रॉफिट के लिए। क्लियर हो गया। इनका जो मैनेजर है वो कंपनी के मैनेजर से अलग होएगा। हाँ जी बोलो। फर्स्ट पॉइंट मतलब अगर सेम हमारी जो मेन बिजनेस है वो भी है, पर एक ही यूनिट जो अच्छा काम करेगी, तो सेम प्लानिंग हो सकती है। तभी तो ना, हमने सेम करनी ही नहीं है। उसकी प्लानिंग को हमने एक यूनिट को अलग रख दिया। जैसे मैंने आपको बोला था कि पेरेंट्स के मान लो 2 बच्चे हैं, एक को बिल्कुल ठीक है कि वो खुद ही अपना प्लान करेगा, खुद ही, हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वो है एसबीयू। जैसे हम बोल सकते हैं आईटीसी का सपोज जो अल्कोहल बिजनेस चल रहा है कि वो अपने आप ही चल रहा है, अब उनको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं करनी उन्होंने, वो खुद ब खुद चल रहा है। तो उनकी सेपरेट प्लानिंग है, हमारी और बाकी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग अलग होएगी। क्लियर। चलो आ जाओ आगे। इसको तो भी बहुत, आप 3 पेजों का टॉपिक पढ़ोगे ये 7 चैप्टर में। चल रीड कर दो आगे। After identifying SBUs, the management will assess their respective attractiveness and decide how much support each deserves. जहां पे एग्जांपल दी हुई है वही रिलायंस इंडस्ट्रीज की, देखो उन्होंने डिफरेंट एसबीयूज बना दिए, पेट्रोलियम के लिए, इंटरनेट के लिए, जैसे जियो हो गया हमारा, क्लोथिंग के लिए, रिटेल के लिए, जिसको कौन हेड कर रहा है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हेड कर रहे हैं। ठीक है, आपने सिंपल याद रखना है कि ये एक ऐसी यूनिट है, मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस की यूनिट है, पर ये एक ऐसी यूनिट है जिसपे मैं ध्यान नहीं दूंगी। इसके लिए मैंने अलग से मैनेजर लगा दिया, मैंने उनको बोला कि आप इसका ध्यान रखो, मैं, मेरा इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, आपकी ही जिम्मेदारी है ये। क्लियर हो गया कुछ कुछ। हाँ जी। चलो देखो अब इन्होंने क्या बोला आगे, रीड करो। There are a number of techniques that could be considered as corporate portfolio analysis techniques. The most popular is the Boston Consulting Group. हाँ जी, पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, बीसीजी मैट्रिक्स। नहीं नहीं, ये हमारा मैट्रिक्स है, कंपनी का नेम मुझे नहीं पता है या नहीं, पर यहाँ पे हमारी बुक में ये मैट्रिक्स का नेम है। क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट पे आओ। सेकेंड इज एक्सपीरियंस कर्व। क्या लगता है एक्सपीरियंस कर्व क्या होता होगा, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतना ज्यादा कर्व बड़ा। ठीक है, एक्सपीरियंस कर्व मींस, और क्या बोल सकते हो एक्सपीरियंस कर्व में, अनुभव। अनुभव मींस, सपोज हमने कल एग्जांपल ली थी टाटा की, कि टाटा से लो कॉस्ट प्रोड्यूसर कोई नहीं बन सकता, तो लो कॉस्ट बनने के लिए उन्होंने क्या करा होगा, क्यों बनी वो लो कॉस्ट, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, बहुत, हाँ, उन्होंने इतने सालों में क्या डेवलप करी है, अपनी लो कॉस्ट को डेवलप करा है, दैट इज एक्सपीरियंस कर्व, उतना ही ज्यादा उनको एक्सपीरियंस है। हाँ जी, रीड करो। Experience curve is an important concept used for applying a portfolio approach. The concept is akin to सिमिलर टू अ लर्निंग कर्व, जैसे हम बोलते हैं लर्निंग कर्व।
which explains the efficiency increase gained by workers through repetitive productive work. हाँ जी, तो क्या बोलते हैं ये, एफिशिएंसी इंक्रीज गेन्ड बाय वर्कर थ्रू रेपिटेटिव प्रोडक्टिव वर्क। अगर हम वही काम 10 बार सेम काम बोले तो वो क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैं बोल दूं, आज आपने चैप्टर लगाया, 5 घंटे लगा दिए इसको पढ़ने में, एक चैप्टर को, फिर अब दूसरी बार कितने लगाओगे, 5 ही या कुछ कम करोगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। यही आप अगर तीसरी चौथी बार करोगे फिर कितना हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएंगे। फिर अब सेटिंग ही देखनी है, अंदर का तो पता ही है, फिर अब ये बोलोगे, ठीक है। वो क्या हो गया, अपना एक्सपीरियंस कर्व हो गया, पर ये कभी जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कुछ टाइम तो लगाना ही पड़ेगा, 15 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है, इससे कम नहीं होगा। हाँ जी, Experience curve is based on the commonly observed phenomenon that unit costs decline as a firm accumulates experience in terms of cumulative volume of हाँ जी, इसमें आपने ये चीज लिखनी है, एक्सपीरियंस कर्व जब भी कोई पूछे तो आपने ये बोलना है, दैट यूनिट कॉस्ट डिक्लाइंस। जो हमारी, आपने वो कर ली कॉस्ट शीट सबने, उसमें देखा ना यूनिट कॉस्ट कैसे, तो वो यूनिट कॉस्ट हम यहाँ पे कम करनी है। एज अ फर्म अकोमोलेट्स एक्सपीरियंस, जैसे जैसे हमारी लेबर को एक्सपीरियंस आई जा रहा है, वैसे हम क्या कर रहे हैं, अपनी यूनिट कॉस्ट को कम कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अ कम्युलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अपनी प्रोडक्शन वॉल्यूम को इंक्रीज करी जा रहे हैं और अपनी यूनिट कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, कम करी जा रहे हैं। तो इस दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन वी लर्न एज वी ग्रो। हाँ जी, नेक्स्ट में आपको क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट में आपको बोल रहे हैं, ये लगता कहाँ है, लार्जर फर्म्स में। लार्जर फर्म्स में क्यों लगेगा, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल वहीं आएगा, लार्जर प्रोडक्शन वहीं पे होएगी। हाँ जी, रीड कर दो। The implication is that larger firms in an industry would tend to have lower unit costs as compared to those for smaller companies, thereby gaining a competitive cost advantage. ठीक है, तो हमें क्या मिल गई, कॉस्ट एडवांटेज मिल गई। अब देखो एक्सपीरियंस कब आता कैसे है, बैठे बिठाए, जरूरी थोड़ी है कि नया बंदा नई टेक्नोलॉजी ले आए उससे एकदम से कॉस्ट रिड्यूस होगी फिर उसको कैसे, नहीं हम अपनी बात कर रहे हैं ना, नए बंदे की एंट्री नहीं बात कर रहे हम अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। हाँ, हम अपने हमने अपना एक्सपीरियंस देखना है कि हम पढ़ने वहां पर हम 15 मिनट में चैप्टर करेंगे तो हम कर देंगे, बाकी से नहीं कराना है, ठीक है। अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें, हाँ जी, तो अगर हम एक ट्रेडिशनल मशीनरी चल रही है उसमें हमने एक्सपीरियंस गेन कराई, प्रोडक्शन बढ़ाई, कॉस्ट वो तो एक्चुअली वो डिफरेंट कंसेप्ट हो गया, वो तो टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई, फिर वहां पे तो एक्सपीरियंस का फेल हो जाएगा ना। एक्सपीरियंस है हमारी पुरानी रिलेशन से। हाँ जी, देखो अब पहले ध्यान से सुनो, बाद में पूछते हैं। एक्सपीरियंस कब देखो आता कैसे है, पहले तो लर्निंग इफेक्ट से सीखते जा रहे हैं हम चीजें करनी, ठीक है। पहली बार सपोज आपने ऑडिट करने जाओगे, इसके बाद तो कितना टाइम लगाओगे, सीखोगे पहले तो, अच्छा यहाँ से ये उठानी फाइल, यहाँ पे ये उठानी, पहले तो यही 2 यही काम करोगे, ठीक है। उसके बाद आप जब 3-4 ऑडिट कर लोगे तब क्या करोगे, ठीक है तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं तो 10 दिन में करके आ गया, ठीक है। पहली बार में आप क्या लगाओगे, महीना लगा दोगे। तो ये क्या है, लर्निंग इफेक्ट। उसके बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल से, जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी वैसे मेरी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती जाएगी। या फिर मैं क्या करूं, अपने प्रोडक्ट को रीडिजाइन, प्रोडक्ट को तोड़ फोड़ के कुछ भी नया बना के, अच्छा चलो अब ऐसे करके देख लेते हैं, ये मटेरियल थोड़ा और कर देते हैं, कॉस्ट कम कर देते हैं, हाँ ये चीजें कह रही हूँ, ठीक है। या फिर हमने प्रोडक्ट को रीडिजाइन कर दिया, या फिर टेक्नोलॉजी को हमने इम्प्रूव कर दिया। इन चीजों से क्या आएगा, चलो साइलेंस, इन चीजों से क्या आएगा, मेरा एक्सपीरियंस कर्व आएगा। हाँ जी, फीचर्स देखो पहले क्या क्या फीचर्स हमारे पास। हाँ जी, Experience curve has following features. As business organization grow, they gain experience. Experience may provide an advantage over the competition. Experience is a key barrier to entry. Large and successful organizations possess stronger experience. हाँ जी, क्लियर हो गया। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे एक्सपीरियंस भी आएगा, और एक्सपीरियंस से मुझे क्या मिलेगा, एडवांटेज ओवर द कंपटीशन, क्योंकि मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है। और उसके बाद लार्ज और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होएगा, स्ट्रॉन्गर एक्सपीरियंस इफेक्ट होएगा। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए मारुति सुजुकी की, देखो कर्व देखो अभी कैसा है, समझ आ गया। पहले मेरी कॉस्ट यहाँ पे थी और अब यहाँ है, और इससे कम नहीं होगी, अभी ऐसे ही चलेगा आगे भी, ठीक है। जीरो कभी नहीं होगी, जो मिनिमल कॉस्ट है वो रहेगी ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि लेबर क्या है, कॉस्ट, रॉ मटेरियल फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपकी, वो आपके पास हमेशा रहेगी। हाँ जी, कर लो रीड, सिर्फ एग्जाम्पल है ये आपके लिए।
The concept of experience curve is relevant for a number of areas in strategic management. For instance, experience curve is considered a barrier for new firms contemplating entry in an industry. It is also used to build market share and discourage competition. In the contemporary Indian automobile industry, the experience curve phenomena seems to be working in Maruti Suzuki. The likely strategic choice for competitors can be a market niche approach or segmentation. हाँ जी, based on उस दिन हमने बात करी थी मारुति सुजुकी हमारे पास लीडर है, ठीक है, तो एंट्री हमने कराई थी hyundai की। अब hyundai कैसे एंटर करे इसमें? मारुति के पास एक्सपीरियंस कर्व है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का उनके पास एक्सपीरियंस है। अब hyundai कैसे लेके आए वो चीज इंडिया में? जो मतलब उनके वीकनेसेस है हमने वो लास्ट में तो वो कहाँ पे अपनी मार्केट ढूंढेगा? वो कह रहे हैं उन्होंने मार्केट नीश बनानी पड़ेगी। ऑल ओवर हमने बोला कि मारुति चल रही है, अलग सेगमेंट बता दें, अलग सेगमेंट। जैसे hyundai जब आया तो किस सेगमेंट को टारगेट किया था उन्होंने? अपर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास, और उनमें भी किसको करा था? टीनेजर्स को, यंग पीपल को। अच्छा, उनको क्या करा था? अप्रोच करा था कि आपके लिए हमने डिजाइनर कार लाई है, जो लाइक जो टीनेजर्स नहीं, वही 22-30 तक जो लोग हैं उनके लिए, जो कॉलेज गोइंग पीपल हैं उनके लिए पहले उन्होंने लॉन्च करी थी ये चीज। हाँ जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। थर्ड है हमारे लास्ट इसका मोड ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हाँ जी, कभी सुना है इसका नाम पीएलसी का? नहीं सुना? फूड साइकिल फूड साइकिल, वाटर साइकिल। अच्छा चलो आज ये भी सुन लो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हाँ जी ध्यान दो, बुक पे देखो, बुक पे। तो फर्स्ट क्या होएगा? इंट्रोडक्शन स्टेज, इंट्रोडक्शन के बाद ग्रोथ, फिर मेच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन। तो ये कहना क्या चाहता है? किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट। हाँ जी, प्रोडक्ट की सेल के बारे में हम बात करते हैं इसमें। तो पीएलसी को हम पहले क्या बोलेंगे? इट इज अ एस शेप्ड कर्व। क्लियर हो गया? एस बन रही है, हाँ जी, विच एग्जिबिट्स द रिलेशनशिप ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे पहले हमारे यहाँ नया प्रोडक्ट आता है, जब हमने नया, सपोज एक कंपनी ने नया फोन निकालना, ठीक है, पहले वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे है, ठीक है, उसके बाद दूसरी कंपनी और कॉपी कर लिया, फिर वो प्रोडक्ट किस स्टेज पे चला गया? थोड़ा ग्रोथ स्टेज पे चला गया। फिर बहुत सारी कंपनीज उसी में आ गई, बहुत सारी कंपनीज, जैसे एमआई ने बनाया, फिर ओप्पो में, फिर वीवो में, सबने एक कॉपी कर लिया। वहां पे क्या हो गया? आपका कंपटीशन टफ हो गया। तो वो क्या होगी? मेरी मेच्योरिटी स्टेज। और लास्ट में क्या हो जाएगा फिर? अब हमें पता लग गया कि अब तो मार्केट सैचुरेटेड हो गई है, अब कोई इसको नहीं लेगा, तो तब क्या आता है? प्रोडक्ट का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। चलो हाँ जी, रीड करते हैं इसको। Another important concept in strategic choice is that of product life cycle. It is a useful concept for guiding strategic choice. Essentially, PLC is an S-shaped curve which exhibits the relationship of sales with respect of time for a product that passes through the four successive stages of introduction, growth, maturity, and decline. If businesses are substituted for product, the concept of PLC could work just as well. ठीक है, अब पहले हम देखते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ पीएलसी। फर्स्ट स्टेज क्या है मेरी? इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज पे कोई नया प्रोडक्ट बताओ, बिल्कुल इंट्रोडक्शन स्टेज पे हो जो। अभी है Amazon की ड्रोन डिलीवरी स्टार्ट होगी यूएस में? नहीं, अभी वो क्या है? बिल्कुल ही इंट्रोडक्शन स्टेज पे है। देखो अब इसको देखो, यहाँ पे क्या होएगा? या फिर एग्जिस्टिंग जिसने पूरी साइकिल खत्म कर ली उसका एग्जांपल ठीक है ना, ऐसा तो हम क्या पता है, वो आप सपोज कर लेना कोई भी एग्जाम्पल। एक्सपीरियंस करने रहते हैं। चलो ठीक है, तो फर्स्ट हमारी स्टेज क्या होती है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन स्टेज में होता क्या है? मैं बेसिकली हमने बोलना क्या है इसमें? इंट्रोडक्शन स्टेज पे हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल नया है, हमारे जैसा अभी किसी के पास प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ हमारा ही प्रोडक्ट है। अब प्रॉब्लम क्या है? कस्टमर को इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि बिल्कुल प्रोडक्ट नया है। तो यहाँ पे कहाँ फोकस करेंगे हम? अपनी इंट्रोडक्शन, एडवर्टीजमेंट पे फोकस करेंगे ताकि कस्टमर्स को उसके बारे में नॉलेज आए। तो इंट्रोडक्शन स्टेज को हम क्या कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे क्या होगा? मेरा कंपटीशन पहले तो नेग्लिजिबल, फिर प्राइसेस बिल्कुल अभी हाई क्योंकि मोनोपोली है बिल्कुल ही, जितने हमारा मन करे उतना हम प्राइस रख देंगे, अब हम नहीं रखना है।
और मार्केट्स क्या है, लिमिटेड। लिमिटेड मार्केट मतलब कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर सेल्स की ग्रोथ क्या हो जाएगी, लो। सेल्स क्यों लो होगी, बिकॉज कस्टमर्स को हमारे बारे में नॉलेज नहीं है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ कस्टमर्स। क्लियर? चलो इसको रीड करो एक बारी। सेकंड फेज नहीं, फर्स्ट पहले इंट्रोडक्शन समझो अच्छे से। इंट्रोडक्शन स्टेज पे होगा क्या, क्या होगा, प्रोडक्ट नया है, कंपटीशन जीरो है, और प्राइसेस क्या है, हाई है। तीन चीजें लिखनी है आपने। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, हमारा ही प्रोडक्ट है, हम अपना ही प्राइसेस चार्ज करेंगे। ठीक है। सेकंड में हम बोलेंगे ग्रोथ स्टेज। सेकंड स्टेज अब क्या आ गई, ग्रोथ। अब क्या हो जाएगा, उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता चल गया है, तो अब यहाँ पे मेरा कंपटीशन, अब यहाँ पे पहले ही हो गया, डिमांड मेरी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने एडवर्टीजमेंट बहुत कर ली, अब डिमांड बढ़ जाएगी। और इससे क्या हो जाएगा, मेरा कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कॉपी कर लिया। अब कस्टमर हैज द नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड शोज इंटरेस्ट इन परचेजिंग इट। अब कस्टमर्स को मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो गई है। ठीक है, सपोज आप चाहे मैगी लगा लो, पर मैगी का डिक्लाइन नहीं आ रहा ना, वो मोनोपोली है एक तरीके से। मोनोपोली तो नहीं कह सकते। हाँ, टेक्नोलॉजी में जल्दी आता है, तभी मैं कहती फोन की एग्जांपल ठीक रहेगी आपके लिए। चलो थर्ड फेज है हमारा मेच्योरिटी स्टेज। मेच्योरिटी स्टेज में क्या होएगा, कंपटीशन गेट्स टफ। देखो तीनों चीजों में आपने कंपेयर करते चलना है। पहले में क्या था, जीरो, सेकंड में इंक्रीज हो गया, थर्ड में टफ कंपटीशन हो गया। ठीक है, और मार्केट क्या हो गई, स्टेबलाइज। अब मार्केट में और ग्रोथ नहीं है, जितने लोगों ने हमारा प्रोडक्ट यूज करना था, जितने फोन बेचने थे हमने बेच लिए। अब मार्केट स्टेबलाइज हो चुकी है। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे सर्वाइवल चाहते हैं इस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वर्क फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। कुछ अपडेशन करो, कुछ नई एडवांसमेंट लेके आओ, कोई नया फीचर लेके आओ, या फोन के कलर चेंज कर दो, किसी तरीके से भी आप अपने मार्केट में बने रहो। और लास्ट इज डिक्लाइन स्टेज, कि अब तो मुझे पता लगी गया कि अब तो ये चलेगा ही नहीं, अब तो नया ही टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल एंड प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कोई भी स्ट्रैटेजी आप लगा सकते हो, या तो आप डाइवर्सिफाई कर दो, या आप रिट्रेंचमेंट कर दो। ठीक है, या तो आप नया प्रोडक्ट और लॉन्च कर दो, या फिर उसको बंद कर दो। क्लियर? हाँ जी, इसको भी खुद से देखो पहले एक बारी, चार स्टेजेस को। पहले तो चार स्टेजेस कौन सी होगी, इंट्रोडक्शन, देन ग्रोथ, देन मेच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन। पढ़ क्या रहे हैं हम, प्रोडक्ट की स्टेजेस। एक प्रोडक्ट की चार स्टेजेस हैं, पहले वो बिल्कुल इंट्रोडक्शन पे होता है, फिर वो ग्रोथ पे जाता है, फिर मेच्योरिटी पे, और फिर देन क्या हो जाता है, उसका डिक्लाइन आ जाता है। देख लो एक बारी। सैनिटाइजर भी बोल सकते हैं, सैनिटाइजर भी बोल सकते हैं बिल्कुल, पर वो एक्चुअली लिमिटेड पीरियड के लिए रहा, कोरोना के लिए। बट हाँ, थोड़ा एक उसकी कंडीशन बहुत डिफरेंट थी ना एज कंपेयर्ड टू नॉर्मल प्रोडक्ट जो इसके थ्रू जाते हैं। हाँ जी, वो तो वो है डिक्लाइन स्टेज पे। हाँ, यहाँ पे क्योंकि जब प्रोडक्ट ही खत्म हो गया तो डिक्लाइन हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। हाँ जी, चलो आगे रीड करते हैं। अब हम बोलेंगे कि पीएससी हम करते क्यों हैं, देखो। हाँ जी, The main advantage of PLC approach is that it can be used to diagnose a portfolio of products in order to establish the stage at which each of them exists. हाँ जी, अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पोर्टफोलियो एनालिसिस। हमने देख लिया कि मेरा प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पे है, और उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगी, अपने स्ट्रैटेजी को डिजाइन करूंगी। हाँ जी, रीड करो। Particular attention is to be paid on the businesses that are in declining stage. Depending on the diagnosis, appropriate strategic choice can be made. For instance, expansion may be a feasible alternative for a business in introductory and growth stages. हाँ जी, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी कहाँ लगाएंगे, इंट्रोडक्टरी और ग्रोथ। अगर मेरा प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन या ग्रोथ पे है, तो मैं क्या स्ट्रैटेजी लगाऊंगी, एक्सपेंशन की। या आपको एग्जाम में यही इन्हीं चीजों पे क्वेश्चन आएंगे, या एमसीक्यूज आएंगे इन चीजों पे। हाँ जी, Mature businesses may be used as sources of cash for investment in other businesses which need resources. हाँ जी, मेच्योर बिजनेसेस पे क्या करेंगे, हम कैश को हार्वेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखा होगा हार्वेस्टिंग, ये रही नीचे, सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग।
क्योंकि अब मैं हमने बोला ना जो कैश रिच बिजनेस हो गया, अब उससे हम क्या करेंगे, पैसा निकाल लो, पैसा इकट्ठा करते रहो, और कहाँ लगा देंगे उसको, पर्सपेक्टिव बिजनेस में उसको इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, चलो रीड कर दो एक बार इसको। A combination of strategies like selective harvesting, retrenchment, etc. may be adopted for declining businesses. In this way, a balanced portfolio of businesses may be built up by exercising a strategic choice. क्लियर होगी? बस आपने यहाँ पे स्ट्रैटेजीज लिखनी है, क्या क्या आप स्ट्रैटेजी किस प्रोडक्ट पे लगाओगे। हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ये मेरा मैट्रिक्स है, ठीक है। पहले तो देख लो, इसकी शक्ल देख लो एक बारी। Cash cows क्या होता है? ये नाम है, ये मतलब एग्जांपल, ये नाम है। यहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट को कैटेगराइज करना है। देख लो एक बारी। मैट्रिक्स और कुछ लग रहा है? और कुछ लग रहा है? हाँ जी, इसको हम ये भी कहते हैं ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। कई बार एग्जाम में आपको बीसीजी के बार नाम नहीं लिखता, लिख देता है ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, फिर ये मत बोलना आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं अदर वर्ड्स में, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। हाँ जी, इट्स ऑल्सो नोन फॉर इट्स काउ एंड डॉग मेटाफर्स। देख लेना, हमने काउ भी है, डॉग है, तो ये सिंबल्स हम यूज करते हैं इसमें। देखो, इसके दो एक्सेस हैं अपने पास। एक है मेरा मार्केट ग्रोथ रेट। इस चीज में मैं क्या बताऊंगी कि मार्केट में इन प्रोडक्ट्स की कितनी ग्रोथ है, ठीक है, मार्केट में कितनी ग्रोथ पॉसिबल है। और यहाँ पे मैं क्या बताऊंगी, मेरा मार्केट शेयर, कि इस प्रोडक्ट का मार्केट में मेरा कितना शेयर है, वो चीज। हाँ जी, अब देखो पहले क्या लिखना है आपने। वर्टिकल एक्सिस पे आप क्या लिखोगे, मार्केट ग्रोथ रेट, और हॉरिजॉन्टल पे आप क्या बोलोगे, मार्केट शेयर। मार्केट ग्रोथ रेट से क्या पता लगेगा मुझे, मार्केट में अट्रैक्टिवनेस कितनी है। सपोज अगर मैं मोबाइल फोन बेचने जा रही हूँ तो मुझे पता लगेगा कि मार्केट में लेने वाले कितने बायर्स हैं, ठीक है, वो होगी मार्केट अट्रैक्टिवनेस। और मार्केट शेयर में क्या बोलेंगे, कंपनी की स्ट्रेंथ, कि हम हमारी कितनी स्ट्रेंथ है मार्केट में, मेरी पोजीशन कितनी है मार्केट में। हाँ जी, अभी आपको चार दिख रहे हैं। फर्स्ट इज स्टार, सेकंड इज क्वेश्चन मार्क, देन कैश काउ एंड डॉग। स्टार से कुछ इंफरेंस लगा सकते हो, स्टार को क्या होएगा। चलो आईटीसी की लेते हैं कोई एग्जांपल, ठीक है, स्टार में एसबी हो जाएगा, ठीक है। और जो भी हमारा सबसे ज्यादा मतलब बेस्ट वो होगा। स्टार एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका मार्केट ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है और हमारा मार्केट शेयर भी उसमें अच्छा है, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसा बिजनेस जो मेरा बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग स्टेज पे है ये मेरा बिजनेस। ग्रोथ स्टेज पे जब बिजनेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार कैटेगरी में डालते हैं उसको। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, हैवी इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन देयर पोजीशन। अब यहाँ पे मुझे हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इसको हम वो नहीं बना सकते, ठीक है। जो आप कह रहे हो वो कैश काउ बनेगी। जो एसबीयूज है, देखो, हाँ, उससे हम हार्वेस्टिंग करेंगे। एसबी उसको भी बना सकते हैं पर हार्वेस्टिंग उससे आएगी। स्टार जो कैटेगरी है उसमें हमें इन्वेस्टमेंट डालनी, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ जी, रीड करो इसको, स्टार को। Stars are products for SBUs that are growing rapidly. They also need heavy investment to maintain their position and finance their rapid growth potential. They represent best opportunities for expansion. हाँ जी, तो ये होगी मेरी स्टार कैटेगरी। आईटीसी का स्टार कौन सा चल रहा है, सबसे ग्रोइंग। सिगरेट तो कैश का ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है, सिगरेट्स में ग्रोथ है। और अब तो बैन लग रहे हैं, जीएसटी लग रहा है, ठीक है। चलो, स्टार्स हो गया। अब हम देखते हैं अपना कैश काउ। हाँ जी, कैश काउ में क्लियर होएगी आपको, थोड़ा सा तो आइडिया हो गया कैश काउ में क्या होएगा। चलो पढ़ लो इसको। Cash cows are low growth, high market share businesses or products. They generate cash and have low costs. They are established, successful and need less investment to maintain हाँ their जी, market यहाँ share. पे हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ये क्या है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, हमें इसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेनी है। हाँ जी, In long run, when the growth rate slows down, stars become cash cows. हाँ जी, जब स्टार क्या होते हैं, कैश काउ बन जाते हैं, ठीक है। पहले स्टार में क्या करी, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, एक बच्चे में मैंने पूरी मेहनत कर दी पढ़ाने में, ठीक है, पूरी एफर्ट्स लगा दी। अब बच्चा खुद पढ़ने लायक हो गया, वो बन गया अब कैश काउ बन गया मेरा, ठीक है। हाँ जी,
मतलब क्या हुआ कैश काउ? जस्ट नाम लिखा हुआ है, इन्होंने नाम दिया कैश काउ। कैश काउ हम उसको बोलेंगे जो ऑटोमेट मोड पे बच्चा चल रहा है, इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है जो। हाँ, जैसे आप लिख लो चाहे आईटीसी का सिगरेट का बिजनेस है जैसे, ठीक है, वो कैश काउ है। हाँ जी, क्वेश्चन मार्क कौन से बच्चे को बोलेंगे? कौन सा बच्चा क्वेश्चन मार्क है? जिसको अभी पता नहीं है, जिसका अभी पेरेंट्स को अभी पता नहीं है ये क्या करेगा, चलेगा या गिरेगा, अभी पेरेंट्स को उसका कुछ आइडिया ही नहीं है। तो अब हम उस बच्चे को क्या करेंगे, ठीक कर लेंगे या फिर बिगाड़ देंगे? दो दो ऑप्शन है, या तो ठीक कर लो या फिर खराब कर दो। ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आ रहा कुछ, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठप्पड़ लगाएंगे। ठीक है, तो मतलब हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। हाँ जी, चलो अब देखो, क्वेश्चन मार्क्स को हम क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम चिल्ड्रन बोलते हैं कई बार, या फिर वाइल्ड कैट्स। ठीक है, हाँ जी, देखो रीड कर दो। Question marks, sometimes called problem children or wildcats, are low market share business in high growth markets. They require a lot of cash to hold their share. They need heavy investments with low potential to generate cash. Question marks, if left unattended, are capable of becoming cash traps. हाँ जी, अगर इन बच्चों पे ध्यान नहीं दिया तो हमारा पैसा फंस सकता है इसमें। बंद कर दो। पर वो पर वो कह रहे हैं हाई ग्रोथ है, मार्केट मेरी हाई ग्रोथ है, तो पैसे में लगा सकते हो उस पे कि हाँ ग्रोथ है तो चल सकता है बच्चा। हाँ जी, चलो करो। इफ अनअटेंडेड आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग कैश ट्रैप, सिंस ग्रोथ रेट इज हाई, हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि हाँ ग्रोथ हाई है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, उस चीज को फोकस करेंगे कि इसमें कैश डालेंगे। तो इट इज फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू टर्न देम इनटू स्टार, या तो आप स्टार बना लो या फिर क्या कर दो, स्टार बनाओ, फिर तो अपने अल्टीमेटली कैश काउ बन ही जाएगी। अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो वो स्टार भी बन सकते हैं, नहीं ध्यान देंगे तो इवेंचुअली तो लास्ट पॉइंट इज कैश काउ, लास्ट में वो कैश काउ बन जाएगा लास्ट, या फिर क्या बन जाएगा, डॉग बन जाएगा। मतलब कैश काउ आइडियल है, कैश काउ आइडियल है। बैठे बैठे पैसे कमाए, जैसे गाय धीरे धीरे चलती चलो डॉग्स देखो, अभी हम जो स्ट्रेटजीज करेंगे ना फिर समझ आएगा। डॉग्स देखो, पहले डॉग्स किसको बोलते हैं हम? हाँ, गिरे हुए। ऐसे प्रोडक्ट जिनकी मार्केट में भी कोई वैल्यू नहीं करता और हम भी उसमें बहुत बेकार है, हम भी नहीं अच्छा उसमें कर सकते, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट। हाँ जी, रीड कर दो। स्ट्रीट डॉग से याद रख लो फिर, ठीक है चलो। Dogs are low growth, low share business and products. इसमें आपने ध्यान रखना है, ये चाहे आप मैट्रिक्स से देख के लिखना, लो ग्रोथ और लो शेयर बिजनेस। मार्केट में भी इन प्रोडक्ट्स की ग्रोथ लो है और हमारा भी शेयर उसमें बिल्कुल कम है, दोनों चीजें बोलनी है आपने। हाँ जी, They may generate enough cash to maintain themselves, but do not have much future. Sometimes they may need cash to survive. Dogs should be minimized by means of disinvestment. बट हमारे पास लास्ट रिजॉर्ट क्या है, उसको आप डाइवेस्ट ही कर दो, ठीक है। अब हमारे पास उसको चलाने के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटी बची हुई है। हाँ जी, देखो अब क्लियर हो गया। स्टार कहाँ पे हो गया, मार्केट ग्रोथ रेट भी ज्यादा है और मार्केट शेयर भी ज्यादा है। आईटी के जैसे होटल बिजनेस लगा लो आप, होटल्स की तो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ठीक है, और उनका भी शेयर काफी है। हाँ जी, ताज ताज लिख लो, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क किसको बोलोगे? जिसका पोटेंशियल है, मार्केट में उसकी ग्रोथ है बट हमारा शेयर उसमें कम है, ठीक है। सपोज आप लगा लो आईटीसी का फूड जैसे चलता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्स में से अपनी इन्वेस्टमेंट बेसिकली डाइवर्ट करनी पड़ेगी। स्टार्स में हमने इन्वेस्टमेंट डालनी है, क्वेश्चन मार्क्स में भी तो इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, क्वेश्चन मार्क्स में भी चाहिए, तो वो कुछ तो हमको फिर डाइवर्जन ही करनी पड़ेगी। तो डाइवर्जन कैश काउ से करेंगे ना, कैश काउ से निकाल लेंगे हम, कैश काउ से निकाल के स्टार में डाल दो या फिर क्वेश्चन मार्क्स में डाल दो। और डॉग से भी तो पैसा आएगा, तो मांग रहे नहीं अगर बंद कर देंगे, जब लिक्विडिटी कर देंगे तो पैसा आ ही जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया। इसमें आपने जरूर लिखना है, अगर स्टार लिख लोगे तो लिखोगे कि हाई ग्रोथ मार्केट है, कैश काउ लिखोगे कि हाई ग्रोथ मार्केट है पर हमारा शेयर थोड़ा कम है बट मार्केट हाई ग्रोथ है, ठीक है। एक बार इसको देख लो। हाँ जी,
मार्केट रेट, जो मार्केट रेट है वो लो है, हमारा शेयर जो है वो हाई है मैट्रिक्स में। आप ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको ध्यान में रखना, जब भी लिखोगे ना पहले मैट्रिक्स बना लेना। चलो मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है हमारा। हाँ जी, इसमें तो क्वेश्चंस आएंगे ही आपको, मैट्रिक्स पे तो आते ही आते हैं क्वेश्चंस, या केस स्टडी पक्का बनती है। आपकी बुक में भी गिवन है क्वेश्चन, इसके बाद मैं बताती हूँ आपको। इसके बाद ऑडिट की क्लास है ना। अच्छा कोई बात नहीं, एक ही टॉपिक रहता है इसके बाद। हाँ जी चलो देखो, एक बार रीड कर लो इसको ना। आपको होमवर्क दूंगी, आपने बताना है कि कौन से प्रोडक्ट पे कौन सी स्ट्रैटेजी लगेगी। लिख कर क्या होगे? कौन से प्रोडक्ट आप दोगे? प्रोडक्ट्स मींस ये वाले जो मेटाफर्स हैं। स्टार्स के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, डॉग के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, ठीक है? ये कल पूछूंगी फिर मैं आपसे। ये तो लाइन वाइज ही है मैम। लाइन वाइज ही नहीं, प्रोडक्ट्स पे दो दो भी लगेंगी, दो दो भी स्ट्रैटेजीज लगेंगी, एक सिंगल नहीं लगेगी। असली असली दे देंगे चलो। हाँ जी देखो, अब फर्स्ट इज बिल्ड। बिल्ड में क्या होएगा? जिसमें हमें मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाहते हैं। होल्ड में प्रिजर्व करना चाहते हैं, यहाँ पे मार्केट शेयर बचाना चाहते हैं। और हार्वेस्ट में, हार्वेस्ट में हमें क्या बोला था? पैसा निकाल लो, शॉर्ट टर्म जो कैश फ्लो आ रहा है वो निकाल लो, क्योंकि उसके बाद हमें लगता है ये बंद हो जाएगा बिजनेस। और डाइवेस्ट में लिक्विडेट कर दो, हमें लगता है अब इसका कोई स्कोप है नहीं, अब इसको बंद ही करना पड़ेगा, ठीक है जी। मैम जैसे वो हमने ग्राफ किया था डिक्लाइन वाला, हम डॉग्स को उसमें दे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, वो प्रोडक्ट्स जो डिक्लाइन पे है वो क्या हो गए? डॉग्स हो गए। तो मतलब पहले अच्छा जनरेट कर रहे थे, तो मतलब किसी टाइप का कैश का भी हो। अगर पहले अच्छा जनरेट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट्स हो गए स्टार्स में, वो आ गए स्टार्स में आपके में। मतलब डिफरेंट इसमें तो स्टार हो गया, फिर कैश काउ बनेगी, फिर उसके बाद कुछ भी बन सकता है। वो तो मैं रुक जा। इसको उससे आप वो मत करो, कंफ्यूज मत करो, इसको स्ट्रैटेजी से कंफ्यूज करो, वो अलग अलग है। हाँ जी अब देखो, कहता बीसीजी मैट्रिक्स रियली हेल्पफुल है, यहाँ पे कमियां बताएंगे आपको। चलो देखो ढूंढो क्या कमियां किसमें? बीसीजी मैट्रिक्स में। कंफ्यूजिंग बहुत कंफ्यूजिंग है, इसने भी यही बोला। बीसीजी मैट्रिक्स कैन बी डिफिकल्ट, नाम भी अजीब है, वैसे भी डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग भी है। कैसे हम कैसे उसको, हमें कैसे पता चलेगा कि इसको स्टार में डालना है, किसको कैश काउ में डालना है, ठीक है, वो चीजें हमें बहुत ज्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा, और फिर कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट है। हाँ जी एक बार रीड कर दो ना इसको। The growth share matrix has done much to help strategic planning. However, there are some problems and limitations with this technique. BCG matrix can be difficult, time-consuming, and costly to implement. Management may find it difficult to define SBUs and measure market share and growth. It also focuses on classifying current businesses, but provides little advice for future planning. They can leave the ये कहना चाह रहा है कि हमें करंट बिजनेस का तो पता लग जाएगा कि मेरा प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में, बट लेकिन कहता फ्यूचर प्लानिंग के लिए इतनी अच्छी एडवाइस नहीं दे पाता, तो इसके लिए हमें कोई और मैट्रिक्स अब यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कर दो एक बार, कंप्लीट कर दो रीड करके। They can lead the company to placing too much emphasis on market share growth or growth through entry into attractive new markets. This can cause unwise expansion into hot new risky ventures or divesting established units too quickly. ठीक है, हमें इतना अच्छा इससे रिजल्ट नहीं मिलता, तो आप तीन चीजें लिख दोगे, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, और इतना अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग हम इससे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलो आज का लास्ट मैट्रिक्स है हमारा ये वाला, ये भी अजीब लग रहा है, एनसॉफ्स प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। इसमें दो चीजें चलेंगी, एक चलेगा, क्या हो गया? हाँ जी इसमें दो चीजें चलेगी, एक होगा हमारा प्रोडक्ट, एक होगी मार्केट, ठीक है। इसके चार्ट को देखो, यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे? टू टाइप्स ऑफ मार्केट, एक है एग्जिस्टिंग मार्केट, एक न्यू मार्केट, ठीक है, और प्रोडक्ट्स भी, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और न्यू प्रोडक्ट्स। हाँ जी
जब हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को एग्जिस्टिंग मार्केट में लेके आते हैं तो उसको हम बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन, ठीक है। जब हम न्यू प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर दी। एक मिनट, जब हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में लाए, दोनों एग्जिस्टिंग है, चार देखो, एग्जिस्टिंग को एग्जिस्टिंग में ले आए, वही है और वही मार्केट है, वही प्रोडक्ट है। मतलब बेसिकली मैंने अपना एक नया वो जनरेट कर लिया, मैं ये प्रोडक्ट बना रही हूँ जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है। मार्केट में ऑलरेडी, मैं दोबारा बताती हूँ आपको, एक बार ये सुन लो, ठीक है, इसका अच्छे से समझाते हैं। हाँ जी, जब हम न्यू प्रोडक्ट्स लेके आए उसको बोलते हैं प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करी। जब हम न्यू मार्केट में प्रोडक्ट लेके चले गए तो उसको बोलते हैं मार्केट की डेवलपमेंट कर दी। पर जब हमने नया ही प्रोडक्ट नई ही मार्केट में ले गए तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन कर दी। देखो, मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है। सपोज कोक लगा लेते हैं, ठीक है, कोक चल रहा है, ये वैसे न्यू मार्केट और एग्जिस्टिंग मार्केट दिए हुए हैं बुक में, बुक मेरी, न्यू मार्केट और एग्जिस्टिंग मार्केट में क्या डिफरेंस? मैं वही बता रही हूँ। देखो, न्यू मार्केट का मतलब क्या है, अभी मेरा बिजनेस चल रहा है, पंचकुला में मेरा बिजनेस चल रहा है, ठीक है। सपोज किसके सेलर बनोगे, बताओ क्या बेचे, आइसक्रीम बेच लो, ठीक है। हम अपनी आइसक्रीम सेल कर रहे हैं पंचकुला में, किस नाम से सेल कर रहे हैं, नाम बना लो कोई, एसडी कवर्स। एसडी कवर्स के नाम से चलो एसडी आइसक्रीम लगा लो, ठीक है। एसडी आइसक्रीम हम पंचकुला में सेल कर रहे हैं, तो आइसक्रीम मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। मैं मेरा बिजनेस किस चीज का, आइसक्रीम का, और मार्केट क्या है, मेरी पंचकुला की मार्केट है। वो हो गई मेरी एग्जिस्टिंग मार्केट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब मेरी सेल सपोज दिन के 200 आइसक्रीम बिक रही हैं, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ इसको 250 कर दूं, तो वो जो अगर मैंने 50 आइसक्रीम की सेल बढ़ानी है तो मैं कैसे बढ़ाऊं, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। तो कैसे बढ़ा सकते हैं हम, सेल कैसे बढ़ाएं बताओ। दो चीजें हैं, या तो एडवर्टीजमेंट कर दोगे या फिर थोड़ा सा प्राइस क्या कर दोगे, कम कर दोगे। हम एक बार तो बात मॉडिफिकेशन रीड करते पहले, न्यू फ्लेवर। न्यू, नहीं नहीं वो बताओ, वो नेक्स्ट में बताती हूँ न्यू फ्लेवर वाला। अभी सेम ही प्रोडक्ट, अभी आइसक्रीम वही है। हाँ जी, ऐसे नहीं होता, जैसे सपोज मार्केट में ऑलरेडी हैमर है, ये 4 ब्रांड है suppose, और आपको अपना ब्रांड डालना है, उससे बोलोगे पेनिट्रेशन। नहीं, नहीं, नहीं। मार्केट भी है, वो नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, पहले ये देखो, रीड करो। प्रोडक्ट की existing हम अपने ही, जो मेरा प्रोडक्ट चल रहा है, नया प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे, प्रोडक्ट पहले से चल रहा है, आइसक्रीम ही लाएंगे पर हमें लानी नहीं है हमारा। चलो पहले रीड करो फिर समझ आए, पहले चारों पढ़ोगे ना, जब चारों पढ़ने के बाद समझ आएगा। चलो हाँ जी, रीड करो। Market penetration refers to a growth strategy where the business focuses on selling existing products into existing markets. It is achieved by making more sales to present customers without changing products in any major way. क्लियर हो गया, मोर सेल करके, हाँ जी। Penetration might require greater spending on advertising or personal selling. Overcoming competition in a mature market requires an aggressive promotional campaign supported by a pricing strategy designed to make the market unattractive for competitors. हाँ जी, तो इसमें क्या क्या बोला इसने, हम क्या, प्रोडक्ट मेरा एग्जिस्टिंग ही है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की अगर मैंने सेल बढ़ानी है तो मैं क्या कर दूंगी, एडवर्टीजमेंट कर दूंगी, प्रमोशनल कैंपेन कर सकते हैं हम, या फिर अब थोड़ी प्राइसिंग को कम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया अब यहाँ तक। आइसक्रीम की हैवमोर भी चल रही है, अमूल भी चल रही है और हमारी भी चल रही है, पर अब हम चाहते हैं कि हमारी हैवमोर से ज्यादा सेल हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल देखो, रीड कर लो, क्या उन्होंने गुच्ची की एग्जाम्पल दी हुई है, रीड करना। For example, Gucci, a luxury clothing brand selling its luxury clothing in European markets with new designs, is market penetration. चलो अब आओ मार्केट डेवलपमेंट में। मार्केट में डेवलपमेंट मीन्स न्यू मार्केट, ठीक है, रीड करो पहले। Market development refers to a growth strategy where the business seeks to sell its existing products into new markets. It is a strategy for companies. अब मैं अपनी आइसक्रीम चंडीगढ़ में जाके बेच के आने वाली हूँ, ठीक है। It is a strategy for company growth by identifying and developing new markets for current company products. हाँ जी, समझ आ गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू मार्केट को डेवलप करेंगे। This strategy may be achieved through a new geographical market, new product dimension or packaging, new distribution channels, or different pricing policies to attract. हाँ जी, अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा, मार्केट नहीं ले ली, न्यू मार्केट ले ली। अब कहता है या फिर आप प्रोडक्ट की डायमेंशन या पैकिंग चेंज कर दो। सपोज जैसे हम पहले ना कोक देखते, कोक कांच की बॉटल्स में आता था, उसके बाद
अब कैंस आने लगे। तो कैंस क्यों आने लगे? क्योंकि मार्केट और बढ़ाने के लिए, ठीक है। नहीं, अब मार्केट और बढ़ाना ये नहीं कि चंडीगढ़ से आप पंचकुला चले या इधर, वो ये तो वो हो गया जोग्राफिकल। एक मार्केट इंक्रीज करना होता है, मार्केट सेगमेंट्स को इंक्रीज करना। पहले हम जो रेस्टोरेंट में आते थे उनको देना चाहते थे, पर अब हम चाहते हैं कि लोग घरों में भी ले जाएं, कहीं भी कैरी कर लें, वो भी न्यू मार्केट है, ठीक है, कस्टमर्स के लिए। हाँ जी, देखो अभी एग्जाम्पल एग्जाम्पल Example, Gucci, a luxury clothing brand selling its luxury clothing in Chinese markets is market development. हाँ, अब यहाँ पे ये इन्होंने कहाँ पे सेल कर दिया? अब चाइना में ले गए उसको। अब प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, अब यहाँ पे क्या होगा? न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट। न्यू, अब हम न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे। सपोज जैसे कोलगेट का, कोलगेट तो चल ही रहा था, अब फिर न्यू मार्केट कौन सी ग्रैब कर ली उन्होंने? सपोज वेद शक्ति जो शुरू करा था, आयुर्वेदिक मार्केट में आ गए वो, ठीक है। तो चारकोल आ गए, ठीक है, तो वो क्या होगी? न्यू मार्केट्स में शुरू कर दिया। हाँ जी, Product development refers to a growth strategy where business aims to introduce new products into existing हाँ जी, markets. अब न्यू प्रोडक्ट्स बना दिया उन्होंने उसी के ही, और पर मार्केट जो है मेरी वही है, उन्हीं को ही मैंने और ऑफरिंग्स दे दी। It is a strategy for company growth by offering modified or new products to create markets to current markets. This strategy may require the development of new competencies and requires the business to develop modified products which can appeal to existing markets. हाँ जी, जब पतंजलि आया था तब कोलगेट का एकदम से टूथपेस्ट बिकना बंद हो गया था, ठीक है। दंत कांति ही लोग ज्यादा यूज करने लगे थे, काफी लोग, मतलब चलो हम नहीं तो काफी लोग क्या किए, आयुर्वेदा को शिफ्ट हो गए थे। तो यहाँ पे कोलगेट ने क्या किया? फिर शेयर बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करा? अपना ही आयुर्वेदिक टूथपेस्ट ले आए, ठीक है। तो वो चीज होती है प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करानी। हाँ जी, देखो समझ आ गया। अब ऑफरिंग मॉडिफाइड और न्यू प्रोडक्ट, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया या फिर थोड़ा सा और नया प्रोडक्ट ले आया, पैकेजिंग चेंज कर दिया, फिर कुछ एग्जाम्पल क्या लिए इन्होंने? आप वो भी लिख सकते हो, यही कोलगेट वेद शक्ति वाली भी ले सकते हो, ठीक है। कि जो पतंजलि आया तो इन्होंने अपना मार्केट शेयर ग्रैब करने के लिए क्या किया? आयुर्वेदा शुरू कर दिया। हाँ जी, लास्ट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होगा? New market. नई मार्केट में। अब हम कह सकते हैं कि अच्छा, अब आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आना चाहते हो तो आप लेके जा सकते हो। हाँ जी, Diversification refers to a growth strategy where a business markets new products in new markets. It is a strategy by starting up or acquiring businesses outside the company's current products and markets. This strategy is risky because it does not rely on either the company's successful product or its position in established market. देखो ना तो हमें इस प्रोडक्ट में एक्सपीरियंस है, ना ही हमें मार्केट में एक्सपीरियंस है, हमें नहीं पता लोगों का टेस्ट क्या है, ठीक है। एक जो हमारी एग्जिस्टिंग मार्केट है उसमें हमें पता है लोगों का क्या टेस्ट है, क्या डिमांड कर रहे हैं, पर अब यहाँ पे मार्केट भी नहीं होगी और हमारा प्रोडक्ट भी नया हो गया। अब इन्होंने क्या एग्जाम्पल दी है? गुची ने क्या कर दिया? अब कैजुअल क्लोथ बेचने शुरू कर दिए, कहाँ पे? चाइनीज मार्केट। मार्केट भी नहीं कर दी और प्रोडक्ट भी नया कर दिया। क्लियर? एक मिनट रीड कर दो, फिर खत्म करते हैं। As market conditions. As market conditions change over time, a company may shift product market growth strategies. For example, when its present market is fully saturated, a company may have no choice other than to pursue new market. अब हमें पता है कि पूरा पंचकुला मेरे से आइसक्रीम खरीदता है, अब मैं कैसे बढ़ाऊं? अब मैं बाहर ही जाना पड़ेगा, ठीक है, टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स, अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए। क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? हाँ जी, बताओ। एनसॉफ्स प्रोडक्ट मैट्रिक्स, ग्रोथ मैट्रिक्स। हाँ जी, क्रक्स है आपके लिए। वो ये कह रहे कि करना क्यों पड़ता है हमें, न्यू मार्केट्स में क्यों जाना पड़ता है, डाइवर्सिफाई क्यों करना पड़ता है? डाइवर्सिफिकेशन का ही है, डाइवर्सिफाई क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अब मार्केट सैचुरेट हो गई, अब और दिख ही नहीं रहा, कोई स्कोप ही नहीं दिख रहा कुछ और सेल करने का, तो हमें नई मार्केट में जाना ही पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? बताओ अभी 4 टेक्निक्स बताओ। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट पेनिट्रेशन तो याद रहेगा क्योंकि एग्जिस्टिंग आ गया। प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट में क्या होएगा? एग्जिस्टिंग मार्केट, मार्केट में न्यू मार्केट्स और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है। बीसीजी में क्या क्या मैट्रिक्स थे? स्टार, क्वेश्चन मार्क्स, कैश काउ एंड डॉट। स्टार्स में क्या करते हैं?
हाँ मार्केट शेयर है, हाई ग्रोथ है, और इसमें हम क्या करेंगे, हैवी इन्वेस्टमेंट करेंगे। सेकंड में कैश काउ में लो ग्रोथ है, मार्केट शेयर ज्यादा है, और इसमें हम क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। क्वेश्चन मार्क में प्रॉब्लम चाइल्ड, वाइल्ड कैट, ठीक है, हायर ग्रोथ रेट है और हमारा शेयर पर बहुत कम है, तो हम क्या, हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और डॉग्स में लो ग्रोथ है और लो ही मार्केट शेयर है, तो ऐसे बच्चे को क्या करेंगे, घर पे बिठा लो स्कूल से उठा के, ठीक है। ओके जी।